नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है, एक कंपनी है जिसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। उस कंपनी का आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का जो आईपीओ है वो 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई के बीच में खुला है। कंपनियों के बीच में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझेंगे, उसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है उसको समझेंगे। उससे पहले हम बिज़नेस को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के आईपीओ का रिव्यू करने से पहले हमारी जो पहली प्राथमिकता रहती है वो ये रहती है कि यार वो बिज़नेस काम क्या कर, मतलब जिस पे हम लगाना चाह रहे हैं जिस कंपनी में, वो कंपनी काम क्या करती है। जैसे सैनको गोल्ड है, टाइटन है, इनने अपने प्रमोटरों को या अपने शेयर होल्डरों को काफ़ी पैसा बना के दिया है भविष्य में। और अगर पास्ट का टाइम देखोगे तो इन्होंने काफ़ी पैसा बना के दिया। क्या ये शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी उसी तरह से पैसा बना के देगी? विस्तार से चर्चा करेंगे। आईपीओ के बाद अगर बात करें कंपनी का मार्केट कैप की, तो साथियों आईपीओ के बाद में कंपनी का मार्केट कैप 14 से 34 करोड़ का हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि कंपनी कितने करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। साथियों 360 करोड़ और 11 लाख रुपए का कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, जो कि कंपनी का पूरा फ्रेश इशू है। अगर कोटे की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो एनआईआई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें कंपनी की इनकॉर्पोरेटेड, तो साथियों कंपनी जो है वर्ष 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी के पास में अभी मतलब ये मान के चलो कि 15 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर काम है। और इसके अलावा भी कंपनी जो है तुम्हारी शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, इन 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बाद भी तुम्हारा तेलंगाना के अंदर चेन्नई पकड़ लो, या तुम्हारा बेंगलोर पकड़ लो, बम्बई पकड़ लो, या ऐसे जो मेट्रो सिटी हैं उनके अंदर इनके अलग से अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैली हुई है। सबसे पहला बिजनेस समझ लेते हैं। देखो साथियों क्या है, जैसा आप जानते हो कि गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो 24 कैरेट गोल्ड को हम यूज़ तो कर नहीं सकते, वो तो केवल एक तरह से बिस्किट टाइप फॉर्म में आता है। लेकिन ये इसका जो काम है ना, ये जो और ज्वेलरी जैसे पीसी ज्वेलर्स है या जो जितनी भी ज्वेलर्स कंपनियां हैं ना, वो इनको ऑर्डर देती हैं। और इनके लगभग 10,000 से ज़्यादा डिज़ाइन है। तो ये 22 कैरेट की ज्वेलरी को डिज़ाइन करते हैं। मतलब एक तरह से ये मान लो कि जो ज्वेलरी सेक्टर है उसका ये प्रॉक्सी प्ले है, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है। कंपनी के जो प्रमोटर है, जैसे आप जानते हो कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो जैन लोग होते हैं वही होते हैं। मतलब अभी एक इनके जो तुम्हारा मनोज कुमार जैन है वो इस कंपनी का प्रमोटर हैं। पंकज कुमार जमावत हैं वो इस कंपनी के प्रमोटर हैं। और तुम्हारा भंवरलाल है वो प्रमोटर है। शशांक हैं वो प्रमोटर है। इसके 4 प्रमोटर हैं। हमने कंपनी का बिजनेस समझ लिया, तो साथ ही इस कंपनी को अच्छा और बुरा के बारे में समझेंगे। उससे पहले कंपनी की आईपीओ की लिस्टिंग वगैरह समझ लेते हैं। 25 जुलाई को आईपीओ खुला है। अभी कुछ मतलब 1.85 के आसपास भरा जा चुका है। जीएमपी इसकी अच्छी चल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ये केवल अंदाजा मात्र होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को कोई पे ये मान के पैसा ना लगाएं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है तो उसकी लिस्टिंग भी अच्छी होगी। ये केवल एक अंदाजा मात्र होता है। 25 जुलाई को ये खुला है, 29 जुलाई को बंद होगा। अगर बात करें कि रिटर्न की, अगर आपने आईपीओ में लगाया और आपको पैसा नहीं, मतलब आप अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो आपके 31 जुलाई को रिफंड हो जाएंगे। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो 31 जुलाई को आपके शेयर जो हैं क्रेडिट हो जाएंगे। ये 1 अगस्त को ये कंपनी लिस्ट होगी। ये एनएससी और बीएससी में दोनों में ही लिस्ट होगी। 10 की फेस वैल्यू पे कंपनी आ रही है। अब इसके जो प्राइस बैंड है वो समझ लेते हैं कि कंपनी का प्राइस बैंड क्या है। साथियों 189 से लेकर के 199 तक का इसका प्राइस बैंड है। और 75 शेयरों का एक ये लोट है। अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें लगभग ये मान के लो 14,925 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। हमने ये समझ लिया। देखो साथियों, पूरे किसी भी आप कंपनी के आईपीओ में लगाओ तो उससे पहले ये समझ लो कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो ना, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि जब तक आपको उस कंपनी का बिजनेस नहीं पता रहेगा कि आप जिसमें पैसा लगा रहे हैं वो काम क्या करती है, तो आप पैसा हमेशा धोखे में रहोगे। तो ना जीएमपी को अंदाज़ा मात्र रखें। लेकिन मैं आपको जो भी कंपनी के जो अच्छी चीज़ें हैं जो बुरी चीज़ें दोनों बता दूँगा। पहला, कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। एसेट और रेवेन्यू वगैरह पर कंपनी के नज़र डाल लेते हैं। अगर बात करें कंपनी के एसेट, तो वर्ष 2023 में 419 करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे। मतलब 256 करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे वर्ष 2023 में। वर्ष 2024 में 325 करोड़ के रेवेन्यू हुए। और वर्ष 2025 में जो कि अभी है वो 419 करोड़ के रेवेन्यू हुए। मतलब अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
एसेट भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अगर बात करें तुम्हारा रेवेन्यू की 682 करोड़ से बढ़ के 715 करोड़ 1115 करोड़ हो गए। एसेट भी अच्छे बढ़े हैं, 256 से 325 से 419 हो गए। अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, मतलब टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, तो 19 करोड़ था इनका 2019 में, 19 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ हो गए 2023-24 में, और 2025 में 27 करोड़ से डायरेक्ट बढ़ के हो गया 56 करोड़। तो इसमें भी नो डाउट मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी दिख रही है। साथियों, अब बात करते हैं हम कंपनी के मतलब कर्ज पे। देखो, कर्ज बढ़ रहा है कंपनी में। आप सोचो कि यार कंपनी का एसेट बढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और बढ़िया बात है, और प्रॉफिट बढ़ रहा है और बढ़िया बात है, लेकिन ये साथ साथ में इसका कर्ज भी बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में इस कंपनी के ऊपर 165 करोड़ रुपए का कर्ज था। अब फिर 2024 में 210 करोड़ का कर्ज हो गया, और अभी जो वर्तमान में 2025 की बैलेंस शीट कंपनी ने अपनी जो सेबी के पास में DRHP दाखिल की है, उसमें 233 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में कर्ज है। सबसे पहली बात तो ये। और एक छोटी सी माइनस पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ये कंपनी जो अभी 360 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू ला रही है ना, उसमें से मात्र 17 करोड़ रुपये ये यूज़ कर रही है काय के लिए, डेट रिड्यूस के लिए। मतलब अगर कंपनी चाहती तो ज़्यादा पैसा डेट रिड्यूस कर सकती थी, बट ये नहीं कर रही है। थोड़ा सा एक नेगेटिव और कंसर्न का विषय बनता है। अगर पी रेशो की बात करें कि कंपनी कितने प्राइस रेशो पर बात चल रही है, तो कंपनी जो है 19 के पी रेशो पे आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 44 के रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे है। ROCE है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर बात करें ROCE की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी का 25.70 का बना हुआ है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन थोड़ी सी कंसर्न का विषय ऐसा होती है कि जो पैट है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, वो इसका 5.5 का है। मतलब बहुत कम मार्जिन पर काम करती है। जाहिर सी बात है, ज्वेलरी सेक्टर में है तो ये भाई किसी इनकी जो उन्होंने अपनी कैपेसिटी बताई है वो 2700 kg, मतलब ऐसा मान के चलो 270 टन गोल्ड को ये ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी 1 साल की कैपेसिटी है, लेकिन ये इनका पैट मार्जिन बहुत कम है। ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है, मतलब इतने कम मार्जिन पर प्ले कर रही है। हाँ, इंडस्ट्री वाइज देखोगे तो सस्ती है, मतलब इसी के जो पेयर कंपेटिटर में देखोगे ना, तो ये ऑलरेडी सस्ती है। अगर EPS की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इसका EPS साथियों 10.54 का है, काफ़ी हेल्दी EPS है, अर्निंग प्रति शेयर काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरा, अगर बात करें डेट ऑफ इक्विटी, डेट ऑफ इक्विटी का क्या पैरामीटर होता है कि जितनी इक्विटी है उसके अगेंस्ट में डेट कितना है कंपनी के ऊपर। डेट इक्विटी जो इसका 1.6 का है, जो थोड़ा सा हाईली है। मतलब जनरली जो कंपनी होती है, जो मतलब मैं हूँ या कोई भी रिसर्च एनालिस्ट हो, वो ये रेफर करता है कि वो कंपनी ना अपने पैरामीटर डेट को रिड्यूस करती है, और कम से कम उसका जो डेट होना वो उसके टोटल रेवेन्यू से, या आप समझ लो टोटल उसके पास में जो रिजर्व है ना, उस रिजर्व का आधा होना चाहिए। ऐसा समझ लो, अगर 1000 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में रिजर्व रखा है, मतलब वो पैसा जो उस कंपनी ने अपने बुरे वक्त के लिए रख के रखा है 1000, और जिसको देना है, मतलब लाइबिलिटी जो है ना, वो उसके पास में 500 करोड़ के आसपास में होनी चाहिए। तो उसका जो डेट टू इक्विटी बनेगा ना, वो बनेगा 10.05। मतलब ऐसी कंपनी जनरली हेल्थी कंपनी मानी जाती है। अब हम इस कंपनी के बारे में कौन और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव के बारे में। तो ये कंपनी का जो GMP है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा सा हो रहा है, अच्छा चल रहा है। मतलब ये मान के चलो आपको अच्छा लिस्टिंग रेट मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, इसका पैरामीटर है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा सही है, और जो इसके पीयर कंपटीटर हैं उनके हिसाब से कम अच्छी वैल्यूएशन पे आ रही है। तीसरा जो पैरामीटर है ना, कि हमेशा डिमांडिंग सेक्टर है। खासकर अगर बात करें भारत की, तो भारत में जो महिलाएं हैं ना, वो उनकी एक मतलब जो कॉमन आदत है, क्योंकि हमारी भी माँ बहन बहू बेटी सब है, उनकी एक कॉमन आदत है, एक रोटी कम खाने की, लेकिन ज्वेलरी हर साल बनाती है। मतलब कछू हो जाए, चाहे उनकी कोई कंडीशन रहे, बाकी एक जो करवा चौथ है, उसके बाद में जो फेस्टिवल आते रहते हैं, आपने देखा है करवा चौथ तो जनरली माना जाता है, उसके बाद में धनतेरस है, दिवाली है, उनके लिए जो अगर कुछ गोल्ड वगैरह खरीदना तो वो ज्वेलरी के फॉर्म में रखते हैं। अगर बात करें जैसा पश्चिमी एशिया के देश हैं, या तुम्हारा जो मिडिल ईस्ट है या यूरोप के जो देश है ना, वो अगर गोल्ड खरीदते हैं तो वो या 24 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं, और वो डिजिटल फॉर्म में खरीदते हैं, या खरीदते हैं तो बिस्किट के फॉर्म में खरीदते हैं। बट ये थोड़ा सा जो चलन है, ये भारत की पारंपरिक जो वेशभूषा है, या तो आप उसे मान लो कि भारत के लोग हो, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, वो क्या है ना कि आभूषण वगैरह को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करती हैं। मतलब हमारे यहाँ बच्ची भी अगर होती है ना, वो मतलब भले ही स्कूल जाना चालू करे ना करे, पायल तो उसकी ला के दे ही देते हैं
कि यार नहीं पायल तो उसको होनी चाहिए। तो इससे क्या चीज़ है कि हमेशा डिमांडिंग सेक्टर है, मतलब कहने का जो ये। दूसरा क्या है कि कंपनी जितना भी पैसा जुटा रही है ना, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब कंपनी का जो प्रमोटर है ना, वो अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। जनरली अगर कंपनी के प्रमोटर माल बेचे ना, वो नेगेटिव माना जाता है। कंपनी जितना पैसा जुटा रही है वो पूरा का पूरा वो फ्रेश इशू है। ये कंपनी के बारे में पॉजिटिव बात है। अब जब कंपनी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात बता दी, तो कंपनी के बारे में एक दो कुछ बुरी बात तो होगी क्या? बिल्कुल कंपनी के लिए सोना है कि कल को ही करोड़पति बना देगी? नहीं सर जी, कंपनी आईपीओ में पैसा लगाना कि नहीं लगाना वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाना है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कंपनी के बारे में बुरी बातें नहीं। देखो, जैसा कि मैं बताया डिमांडिंग सेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाली यही एक कंपनी नहीं है, तो इसमें साथ साथ में कॉम्पिटिशन भी है। इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। दूसरा क्या कि गोल्ड के जो भाव हैं वो पिछले अगर 10 सालों में देखोगे ना, तो लगभग 6 गुना हुए हैं। मतलब मेरे को जहाँ तक याद है 2018 और 20 के आसपास में गोल्ड का रेट है, और 18-19 हुआ करता, या 20-25 हुआ करता था, अब हो गया तुम्हारा 1 लाख एवरेज में। तो गोल्ड के भाव बढ़ गए, इससे हो सकता है डिमांड और सप्लाई पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए। तीसरा नेगेटिव क्या है इस कंपनी के लिए साथियों? तीसरा नेगेटिव ये है, इस कंपनी के पास में 233 करोड़ रुपए का कर्ज है। भाई कंपनी अगर चाहती है ना, तो अपना ज़्यादातर पैसा जो है ना, वो कर्ज चुकाने में यूज ले सकती है। जनरली आप ऐसा समझो, अगर आपके 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड है जो हमेशा कर्ज में दबा है, एक फ्रेंड है जिसके पास कोई कर्ज नहीं है, वो हमेशा अगर 100 रुपये भी कमा रहा है तो 100 उसके घर में जा रहे हैं। एक फ्रेंड है कि उसके पास 100 कमा रहा है तो 150 का कर्ज है। ऐसा समझो, जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, डेट टू इक्विटी 1.6 की है। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी टोटल इक्विटी है 1, तो उसके पास में जो कर्ज है ना वो 1.6 का है। एक आदमी है, दोस्त है, मैं आपको लेवल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक दोस्त है, वो 100 रुपये कमाता है, उसके पास में जो कर्जा है जो उसे देना है लोगों को, वो है 150 रुपये या 160 रुपये। ये हुआ डेट टू इक्विटी। एक आदमी है जो कर्ज फ्री है। तो जनरली जो निवेशक होते हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं, वो हमेशा डेट फ्री कंपनी को ही प्रेफर करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि जो कंपनी हो, जिस कंपनी को हम खरीदें या जिस कंपनी में पैसा लगाएं, वो हमेशा कर्ज मुक्त हो। क्योंकि अगर मार्जिन इफेक्ट हुए, पहले ही लो मार्जिन पर काम कर रही है कंपनी, 4-5% के मार्जिन कुछ नहीं होते। ऐसा समझ लो, अगर तुमने 100 करोड़ रुपए का काम किया तो आपके हाथ में आएंगे मात्र 5 करोड़। ऐसा ही देखो, कुछ इंडस्ट्री होती है जिनमें मार्जिन हमेशा कम होता है। जैसा आप समझ लो आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी में आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आईटी कंपनी में उनको लगाना नहीं ना कुछ भी। 2 कुर्सी डाली, 2 मेज डाली, 2 कंप्यूटर रख दिए, 100 रुपये कमाए। मान लो सामने वाले से 100 रुपये लिए, खर्चा कितना आया? उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जो एम्प्लॉय रख रखे हैं उन्होंने 2, उनकी कॉस्ट है। जाहिर सी बात है, 100 रुपये कमाए उन्होंने, 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी में दे दी, 20 रुपये उनकी मजदूरी दे दी लड़कों की, बचे 70 रुपये। तो जो आईटी कंपनियां हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनमें जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो जनरली ज़्यादा रहता है। कारण ये रहता है कि भाई वहाँ पे उनको जो उसको प्रोसेसिंग की कॉस्ट नहीं है। ऐसा ही जैसा आपने देखा होगा, जो आपकी एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, उनके पी जनरली बहुत महंगे होते हैं। लोगों को लगता है बहुत महंगी है, इसको खरीदना नहीं चाहिए। जैसे नेस्ले है, बीएसएनएल, मतलब आपको देखा होगा, नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, मेरिको है, ऐसी जो कंपनियां हैं, पीएनजी है, इन कंपनियों के जो पी है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो बहुत महंगा रहता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कंपनी ख़राब है ना, ये महंगी रहती है। दूसरा आपने देखा होगा पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री हमेशा बहुत सस्ती पी में रहती है। आपको लगा यार ये तो करोड़पति बना देगी। तो ये वैल्यू ट्रैप होते हैं। मतलब कुछ चीज़ों को देखो क्या होता है साथियों, डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। पेपर इंडस्ट्री क्यों सस्ती है, उसके पीछे क्या कारण है? एक समय था, आज से 10 साल पहले, जब आप लोग एक न्यूज़पेपर के अधीन हो गए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जब तक न्यूज़पेपर में तो खबर प्रवासी हो जाती है। मतलब होता क्या है, आपने देखा होगा, आप भी सब जानते हो, भास्कर ऐप है, किसी के पास में कोई ऐप है मोबाइल का, किसी के पास में कुछ है। तो होता क्या है कि कोई खबर होती है, मतलब कोई घटना घट रही होती है, तो या तो यूट्यूब पे, या तो इंस्टाग्राम पे, या तो तुम्हारा कोई किसी न किसी की न्यूज़ कंपनी का ऐप डाउनलोड कर रखा था, उसके माध्यम से वो न्यूज़ फ्लो जल्दी हो जाता है। जिस कारण से जो पेपर की डिमांड है ना, ऑलरेडी कम है, इतनी नहीं है। दूसरा, पेपर से रिलेटेड जो वर्क है ना, उन पर गवर्नमेंट सख्ताई कर रही है, प्रयास कर रही है कि जो हम आपको जो बॉन्ड दिए जाते थे ना, हम आप LIC की पॉलिसी करते हैं या कोई भी डिफरेंट कहीं भी जहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा हमें दस्तावेज प्राप्त होते हैं, अब सरकार क्या कर रही है, उस पर थोड़ी सी सख्ताई कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि इन्हें इनकी ईमेल ID पर वो चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे पेपर की बचत हो। पेपर की बचत होगी, मतलब जो कंपनियां पेपर बना रही हैं उनकी तो डिमांड कम होगी ना, डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उन कंपनी की जो वैल्यू है ना, वो ना के बराबर रहेगी।
देखो पहला न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर बचा नहीं है जब से यूट्यूब आया और डाटा फ्री किया हमारा मुकेश अंबानी ने। दूसरा आ गया पेपर से रिलेटेड, जैसे हम कोई भी पहले चिट्ठी लिखते थे, ग्रीटिंग लिखते थे जो शादी वगैरह में, है ना, अब तो जर्नली वो भी काम खत्म हो गया। हमें जो सरकार के द्वारा कोई दस्तावेज प्राप्त होता था, अब तो केवल एक ज्वाइनिंग लेटर किसी को आता हो तो आता हो, नहीं तो ज़्यादातर जो चीज़ है ना वो ईमेल आईडी पे प्राप्त हो जा रही है। आपने इंश्योरेंस कराया, आपको डिजिटल फॉर्म में आपके पूरे डॉक्यूमेंट मिल गए। आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, डिजिटल फॉर्म में मिल गए। आप कोई भी इंश्योरेंस कराओ, आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराओ, तो वो पहले जैसा नहीं है कि आपको कागज़ संभाल के रखना है, बस आपको तो केवल अपनी ईमेल आईडी रखनी है। आप ईमेल आईडी पे सर्च करो तो बराबर निकल के आ जाएगा। ज़्यादातर जो कागज़ पहले कागज़ के फॉर्म में काम होता था, अब वो कंप्यूटर में हो गया। अब कंप्यूटर में हो गया तो जाहिर सी बात है पेपर वर्क कम हो गया। पेपर वर्क कम हो गया तो वो आ गया कि जो पेपर इंडस्ट्री है ना वो सस्ती लगने लगी। लोगों को लगा पेपर इंडस्ट्री बहुत सस्ती है, ये तो करोड़पति बना देगी। भाई नहीं, वो वैल्यू ट्रैप होते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा था कि डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई कोई अगर इंडस्ट्री महंगी है तो किसी कारण से है, और कोई अगर सस्ती है तो वो किसी कारण से है। ऐसा ही रहता है। अब समझ लो जैसे जर्नली जिन जिन कंपनियों ने भविष्य में लंबे समय में लोगों को पैसा बना के दिया है, उसमें एक तो तुम्हारा फार्मास्यूटिकल आता है, मतलब दवाइयाँ एक आदमी की नीड है, ज़रूरत है, सभी को रहती है। दूसरे नंबर पे तुम्हारा आता है फार्मास्यूटिकल के बाद में मतलब गोल्ड, जैसे टाइटन है, सेंको गोल्ड है, इस तरह की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने निवेशकों को अच्छा पैसा बना के दिया। जनरली साथियों का वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो मैं मतलब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। बट थोड़ा सा कंपनी के पास में जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये है कि कंपनी में कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना है। इसका जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर है। बिग शेयर की आप वेबसाइट पर जाके इनकी चेक कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि आप आईपीओ में लगाएं, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाएं। बट कंपनी सही लग रही है, फंडामेंटल सही है, बिजनेस मॉडल सही है, पूरे 15 देश की यूनियन टेरेटरी के अंदर अपना काम है। जनरली क्या वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को विराम करते हुए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।